सुबह का समय था। मुखिया अपने खेत पर बैठा हुआ अपनी फसल को देख रहा था कि तभी वहां मुखिया के गांव का अनाथ लड़का आदित्य आ पहुंचा। अरे तुझसे कितनी बार कहा है आदित्य कि सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब हो जाता है। अरे पंडित जी ने कहा है सुबह सुबह हमेशा अच्छी वस्तुएं, खुशकिस्मत चेहरे ये सब देखना चाहिए, न कि तेरे जैसे अनाथ बदकिस्मत और मनहूस चेहरे को पता नहीं कहां से आ जाता है मुंह उठाकर। मुखिया की बात सुनकर आदित्य निराश हो गया। मुखिया जी, अगर मैं अनाथ हूँ तो इसमें भला मेरा क्या कसूर है? अरे बिल्कुल कसूर है, तेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं तेरे माता और पिता को अच्छी तरह से जानता था। तेरे पैदा होने से पहले उनके हालात बहुत अच्छे थे। तेरे पैदा होने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अचानक से बिगड़ गई। पहले तेरी माँ खत्म हुई, उसके बाद तेरा बाप चल बसा, लेकिन तू एक मनहूस है जो अभी तक जिंदा है। अरे होना तो यह चाहिए था कि तेरे माता और पिता को जिंदा रहना चाहिए था, मरना तुझे चाहिए था। चल अब सीधी तरह से ये बता यहाँ क्यों आया है? आदित्य का दिल मुखिया के तानों से छल्ली हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुखिया जी, मैं एक अनाथ हूँ, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। अरे साफ साफ कह दे भैया, कहना क्या चाहता है, बोल। मुखिया जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पिछले कई दिन से गांव के हर घर का दरवाजा खटखटा चुका हूँ काम मांगने के लिए, लेकिन कोई हमको काम ही नहीं देता है। इसीलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। आपके तो बहुत सारे खेत हैं ना, किसी एक खेत में हमको काम करने के लिए रख लीजिए ना। इस गरीब अनाथ का गुजारा चल जाएगा। आपका काम मैं बहुत अच्छे से करूंगा। मुखिया आदित्य की बात सुनकर आदित्य को बहुत गौर से देखने लगा और कुछ देर बाद बोला, देख, वैसे मैं तुझे काम तो नहीं दे सकता, लेकिन तुझे एक मशवरा जरूर दे सकता हूँ। तू एक काम कर, ये गांव छोड़कर चला जा और किसी दूसरे गांव में बस जा। दूसरे गांव वाले तेरे अतीत को जानते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है वहां तुझे काम मिल जाएगा, और अगर इसी गांव में रहेगा तो भैया भूखा मर जाएगा। आदित्य निराश होकर मुखिया के खेत से वापस आ गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आदित्य का भूख से बुरा हाल हो रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ही गांव के सुखिया चाचा पर पड़ी, जो अपने बच्चों को रोटी खिला रहे थे। कितनी बार कहा है पिताजी कि मुझे घी लगी रोटी ही पसंद है। ओह हो, अरे बेटा, जल्दबाजी में तेरी माँ भूल गई। अब क्योंकि हमको सुबह खेत जाने की जल्दी रहती है ना, तो तू अभी ये खा ले। शाम के समय मैं तुझे देसी घी की रोटियां खिलाऊंगा। यह सुनकर सुखिया चाचा का बेटा क्रोधित हो गया और उसने रोटी उठाकर जमीन पर फेंक दी। यह देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगा। आदित्य दौड़ता हुआ आया और सुखिया चाचा से बोला, सुखिया चाचा, ये क्या आप अपने बेटे को रोटी की इज्जत करना नहीं सिखाते? अरे सबसे पहली बात तो यह कि तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और अब मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तू हमको बताएगा कि रोटी की इज्जत कैसे की जाती है। चल दफा हो जा यहाँ से। अरे भाग जा, बड़ा आया। आदित्य चुपचाप वहां से चला गया। चल आजा बेटा, चल चल, तू घर चल। तू मानेगा नहीं ना, तुझे घी लगी रोटियां चाहिए। चल मैं तेरी माँ से दोबारा रोटियां बनवाता हूँ। चल बेटा चल। आदित्य फिर से आकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां पर आदित्य की पड़ोसन बिंदिया आ गई। बिंदिया के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अरे आदित्य, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आदित्य ने सारी घटना बिंदिया को बताई। बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए। यह संसार कुछ ऐसा ही है। किसी के पास इतना है कि उसका बेटा रोटी की कदर नहीं करता और कोई एक एक दाने को तरस जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर आदित्य, मेरा दिल कहता है कि तेरे दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। काश मेरे घर पर रोटी होती तो मैं तुझे जरूर खिलाती, लेकिन तू तो जानता है कि मेरे माँ पिता और मैं सारा दिन मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोगों को रोटी नसीब होती है, वो भी भरपेट, नहीं केवल जीने के लिए।
इतना कहकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चली गई। आदित्य पीठ पर हाथ रखकर बैठ गया और बोला, अब मेरा तो हाल भूख से बेहाल होता जा रहा है। क्या करूं, क्या करूं? सोचता हूं कि चोरी करूं, लेकिन हमारे संस्कार हमको इजाजत नहीं देते। अगर पकड़ा गया तो वैसे भी गांव वाले हमको बख्शेंगे नहीं। आदित्य काफी देर तक पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसकी भूख से हालत बिगड़ती चली गई। उसकी नजर बार बार उस रोटी पर पड़ रही थी जो सुखिया चाचा के बेटे ने झाड़ियों में धूल के पास फेंक दी थी। थक हार कर आदित्य वहां गया और रोटी को उठाकर साफ करने लगा। जैसे ही वो खाने वाला था, तभी एक मैना पक्षी, जो आम मैना से आकार में बड़ी और चाल में तेज थी, उड़ती हुई आई और आदित्य की रोटी छीन कर ले गई। अरे मेरी रोटी, मेरी रोटी! अरे कहाँ ले जा रही हो? हमको वापस दे दो। मेरा भूख से बहुत बुरा हाल हुआ जा रहा है। मेरी रोटी वापस करो। मगर मैना पक्षी जंगल की ओर उड़ गई। मजबूर और भूखा आदित्य तड़पता हुआ मैना पक्षी के पीछे जंगल की ओर भागने लगा। काफी देर तक जंगल की गहराई में भागते भागते आदित्य एक तालाब के किनारे गिर गया। हाय रे मेरी किस्मत! एक रोटी जैसे तैसे हाथ लगी, वो भी एक पक्षी छीन कर ले गया। तभी वही मैना पक्षी उड़ती हुई आई और आदित्य को रोटी लौटा दी। फिर अचानक वो इंसानी आवाज में बोली, लगता है तू कुछ ज्यादा ही भूखा है और भूखा ही रोटी की कीमत जानता है। मैना पक्षी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर आदित्य बुरी तरह चौंक गया। अरे बाप रे! अरे तुम तो मैना पक्षी हो। तुम मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हो? हर बात का रहस्य होता है। यह भी एक रहस्य है कि मैं मनुष्य की भाषा में कैसे बात कर सकती हूँ, लेकिन हर रहस्य एक न एक दिन खुलता भी है। यह रहस्य भी एक दिन जरूर खुलेगा। पहले तू रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझा। आदित्य तुरंत रोटी खा लेता है और तालाब का ठंडा पानी पीकर उसे बहुत सुकून मिलता है। लगता है तू काफी दिनों से भूखा था। हाँ, मैं एक अनाथ हूँ। गांव में सब जगह काम मांगा, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया। यह सुनकर मैना पक्षी चौंक गई। क्यों, क्या तुम्हारे गांव में काम नहीं है? अरे काम तो बहुत है, लेकिन मेरे गांव वालों की सोच बहुत बुरी है। दरअसल क्या है कि मैं एक अनाथ हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि अनाथ मनहूस होता है। मेरे गांव वाले अक्सर मुझे ताना मारते हैं कि मैंने अपनी मनहूसियत के कारण अपने माँ बाप को खो दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, समय उन्हें सब सिखा देगा। अगर तू चाहता है कि तू भूखा ना रहे तो तुझे एक काम करना होगा। कौन सा काम? क्या तूने ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली देखी है? यह सुनकर आदित्य चौंक गया। ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली तो वर्षों से वीरान पड़ी हुई है। कहते हैं कि बरसों पहले ठाकुर गुर्जर सिंह अपनी पत्नी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गया था और फिर आज तक कभी वापस नहीं आया। मैं तुझे केवल यह बताना चाहती हूँ कि ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली के पीछे एक मंदिर है जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तू उस मंदिर को खोले। मंदिर का बंद रहना शुभ नहीं है। ये लो, अजीब बकवास कर रही हो तुम। अरे मंदिर को भला मैं क्यों खोलूं? गांव वालों को नहीं पता क्या? और वैसे भी मुझे काम की जरूरत है, मुझे पुजारी नहीं बनना। जो मैं कहती हूँ उसे करके तो देख, तुझे रोज रोज भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बोला, हाँ ठीक है, चलो मुझे मंजूर है। मैं कल ही उस मंदिर को खोलकर साफ सफाई कर दूंगा। और मैं तेरे साथ ही रहूंगी। देखो, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के सामने मनुष्य की आवाज में बोलने की गलती बिल्कुल मत करना। हर कोई मेरी तरह नहीं होता है। हाँ, लोग तुम्हारे मुंह से इंसानी आवाज सुनेंगे तो डर जाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कसर ना छोड़ेंगे। हो सकता है कि वह तुमको मार भी दें। समझ गई? इतना कहकर आदित्य अपने घर की ओर चल पड़ा और मैना पक्षी उसके कंधे पर बैठ गई। अगले दिन आदित्य सीधे ठाकुर गुर्जर सिंह की हवेली के पीछे गया, जहां एक मंदिर स्थित था। कहते हैं
यह मंदिर ठाकुर गुर्जर सिंह के लापता होने के बाद से ही बंद पड़ा था, क्योंकि वहां ठाकुर जी की ही पूजा होती थी। आदित्य ने मंदिर को खोला और सफाई करने लगा। तभी वहां इत्तेफाक से गांव का मुखिया आ गया। आदित्य को मंदिर में देखकर वो बुरी तरह क्रोधित हो गया। अरे ये क्या मंदिर में आदित्य? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर प्रवेश करने की? तूने इस वर्षों पुराने मंदिर को क्यों खोला रे? राम राम राम, हे भगवान। मुखिया जी, मंदिर का बंद रहना अशुभ होता है, इसलिए खोला। मुखिया गहरी सोच में डूब गया। अरे बात तो तूने पते की कही है, लेकिन अब जब तूने मंदिर खोल ही दिया है तो गांव के मुखिया होने के नाते जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं यहाँ किसी पुजारी को नियुक्त करूं। और हाँ, मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलो ठीक है, मैं गांव के कुछ लोगों को बुलाकर इसकी सफाई करवाता हूं और कल से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना और आरती का प्रारंभ किया जाएगा। और अब से तुझे मंदिर में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य गुस्से से मंदिर से कुछ दूर चला गया। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई। अरे क्या बात है, कल तो तुम्हारे चेहरे पर भूख नजर आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर क्रोध आ रहा है। अरे केवल तुम्हारी वजह से ही क्रोध नजर आ रहा है मेरे चेहरे पर। तुम्हारे कहने पर मैंने मंदिर खोला, साफ सफाई की, और तभी आदम के मुखिया जी मुझे बुरा भला कहकर धक्के मारकर भगाया है। और कहते हैं कि पुजारी भी वही नियुक्त करेंगे और मंदिर की साफ सफाई भी वही करवाएंगे। और मैं तो मंदिर में भी नहीं आ सकता, ऐसा बोला। मैना पक्षी हंसने लगी। तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? भगवान तो मन में बसते हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया। हो, तुम्हारी बातें तो मेरे समझ से बाहर है। अगर भगवान मन में बसते हैं तो मंदिर क्यों खुलवाया, बताओ। कभी कभी हमें कोई बात बहुत बाद में समझ आती है। इसका मतलब ये है कि वह बात समझने का अभी हमारे लिए समय नहीं है। अगले दिन से मंदिर में एक पुजारी की नियुक्ति हो गई और पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ हो गया। शाम तक मंदिर में सारे गांव के लोगों की भीड़ लग गई। आदित्य दूर बैठा मंदिर और वहां की भीड़ को देख रहा था। हाँ, देखो तो बड़ा ही विचित्र है ये संसार। कल तक लोग इस मंदिर के सामने से गुजर जाते थे और किसी को होश नहीं था कि यह मंदिर बरसों से बंद पड़ा है। मैंने मंदिर का दरवाजा खोलकर उसे साफ करने का प्रयास किया तो मुझे ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। और आज गांव वाले मंदिर में पूजा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे यह मंदिर उनके मन में कितने करीब रहा हो, क्या कहें। तभी आदित्य की नजर एक भिखारी पर पड़ी जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। ये तो बड़ी विचित्र बात है। इस भिखारी को तो मैंने कभी भी अपने गांव में देखा नहीं और ये गांव का है भी नहीं। अब ये अचानक से कहां से आ गया? भिखारी सबसे भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसे भीख नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद आदित्य अपने घर चला गया। तभी वहां पर मैना पक्षी आ गई। मुझे तो अब भूख लगी है। सब्र करो। क्या तुमने मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर उस भिखारी को नहीं देखा? हाँ, देखा है। और वो भिखारी है कौन? कहां से आया? कुछ समय बाद पता लग जाएगा। बस यूं समझ लो कि अब तुम भूखे नहीं रहोगे। आदित्य चुप हो गया। अगले दिन आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी उसके कानों में उसी भिखारी की आवाज टकराई। एक रोटी दे दो, एक रोटी दे दो, देने वाले का भला होगा। मुझे वो रोटी चाहिए जो तुम्हारे लिए बेकार है। यह सुनकर आदित्य चौंक गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर उस भिखारी के पास पहुंचा।
ए बाबा, कौन हो तुम? मतलब भीख मांगते तो कई लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारा भीख मांगने का अंदाज तो बड़ा ही विचित्र है। तुम वो रोटी क्यों मांग रहे हो जो लोगों के लिए बेकार होती है? मतलब जो लोग फेंक देते हैं। क्योंकि मैं रोटी की कीमत जानता हूँ। भिखारी गांव के घरों के दरवाजों पर जाकर रोटी मांगने लगा। कुछ देर बाद वो मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा। मुखिया ने दरवाजा खोला। लगता है तू किसी दूसरे गांव का भिखारी है। एक रोटी दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हाँ, ये ले, ताजी रोटी ले ले। नहीं नहीं, मुझे वो रोटी दो जो तुम्हारे किसी काम की नहीं। अरे, लगता है कि तू पागल वागल है क्या? मैं तुझे ताजी रोटी दे रहा था, लेकिन शायद तेरी किस्मत में बासी रोटी ही लिखी है। अजी, सुनती हो? जाकर वो कल की सूखी रोटी ले आओ जो तुम फेंकने वाली थी। वही चाहिए इसको। मुखिया की पत्नी रोटी ले आई और मुखिया ने वो सूखी रोटी भिखारी को दे दी। ये ले, पकड़ और खा ले इसको। भिखारी खुश होकर वहां से चला गया और सीधे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोटी खाने लगा। तभी वहां पर आदित्य आ गया। लगता है कि तुम भूखे हो। आदित्य ने सिर हिलाया। भिखारी ने तुरंत एक सूखी रोटी आदित्य को दे दी। पेट की आग को बुझाने के लिए रोटी काफी होती है। भूख यह नहीं देखती कि रोटी सूखी है या ताजी। भूख केवल रोटी चाहती है। आदित्य ने तुरंत वो रोटी खा ली। तभी वहां पर मैना पक्षी उड़ती हुई आ गई और आदित्य के कंधे पर बैठ गई। क्या कहा था मैंने तुझसे कि तुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा? आदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस दिन के बाद से आदित्य रोज दोपहर और शाम को उस भिखारी के पास आने लगा और भिखारी रोज उसे वही सूखी रोटी दे देता। धीरे धीरे वो भिखारी गांव में सूखी रोटी मांगने वाला भिखारी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आदित्य को ऐसा लगता था कि उस भिखारी में जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन आदित्य ने उस भिखारी से कहा, मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ बाबा, ये बताओ कि तुम सूखी और बासी रोटी ही क्यों लेते हो? भिखारी रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि रोटी की कीमत क्या होती है। अरे, ये बात तो तुम पहले भी कह चुके हो, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि तुम असल में कहना क्या चाहते हो। भिखारी आदित्य को मंदिर के पीछे ले गया, जहाँ एक खंडहर था जो झाड़ियों से ढका हुआ था। भिखारी ने झाड़ियां हटाई और आदित्य को अंदर ले गया। आदित्य ने देखा कि वहां भिखारी ने एकत्र की हुई ढेर सारी सूखी बासी रोटियां रखी थीं, जो अब पूरी तरह सूख चुकी थीं। ये क्या है बाबा? तुम रोटियों को यहाँ पे इकट्ठा क्यों कर रहे हो? क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हारे गांव वाले भी रोटी की कीमत जान जाएंगे रोटी की कीमत। हाँ। इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया। कुछ समय बाद आदित्य के गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। सूखा इतना भयानक था कि गांव के सारे खेत बंजर हो गए और तालाब सूख गए। चारों ओर भूखमरी फैल गई। मुखिया मुंह लटकाए एक सूखे वृक्ष के नीचे बैठा था। तभी वहां सुखिया चाचा आ पहुंचे। अरे, तुम तो गांव के मुखिया हो, कुछ तो करो, गांव में लोग भूख से तड़प रहे हैं। अरे, मैं क्या कर सकता हूँ? गांव की धरती बंजर हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे उसने अन्न उगाना ही छोड़ दिया है। यहाँ तक कि गांव के सारे तालाब भी सूख चुके हैं। कुछ तालाब जंगल में बचे हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं। हम चाहकर भी वहां से पानी गांव तक नहीं ला सकते। अरे मुखिया, मेरे परिवार ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। सारा अनाज खत्म हो गया है। क्या करूं? अरे सुखिया, तुम अपनी बात कर रहे हो। मेरा परिवार स्वयं 3 दिन से भूखा है।
जबकि मैं गांव का मुखिया हूँ। और तो और मैं गांव के ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ जो भूख से मरने की कगार पर हैं। तभी उन सभी के कानों में एक आवाज गूंजी, जिन सबको भूख लगी है वो मंदिर के पीछे वाले खंडहर में आ जाओ। जिन सबको भूख लगी है मंदिर के पीछे वाले खंडहर में आ जाओ। मुखिया चौंक कर उठा और सुखिया चाचा से कहा, ए सुखिया, ये तो वही भिखारी है ना जो गांव में अक्सर सूखी और बासी रोटी मांगता था। हाँ, आप सही कह रहे हो मुखिया जी। और जब से गांव में सूखा पड़ा है तब से उसने भीख नहीं मांगी। मुखिया की आंखों में चमक आ गई। मेरा तो भूख से हाल बेहाल है। जरूर इस भिखारी के पास कुछ खाने को होगा। चल चल चलते हैं सुखिया, चल। कुछ ही देर में मुखिया, सुखिया और सारा गांव दौड़ता हुआ मंदिर के पीछे खंडहर पर जा पहुंचा। भिखारी ने तुरंत झाड़ियां हटाई और गांव के मुखिया की ओर देखा। वो देखो, अंदर रोटी का ढेर है, जाओ। मुखिया जैसे ही अंदर गया, क्रोधित होकर बाहर आया। अरे यह क्या है भिखारी? अरे ये तो वही रोटियां हैं जो तूने हमसे भीख मांग कर ली थी और अब तू हमें ही खिलाना चाह रहा है। क्यों? देखो, अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हारे पास केवल यही खाना है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सूखे की मार केवल इस गांव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में है। दूर दूर तक तुम्हें कहीं अन्न नहीं मिलेगा। जिंदा रहना है तो इस रोटी को खाकर ही जिंदा रहना हो। मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। सुखिया चाचा की आंखें भी भर आई। तभी सुखिया का वही बेटा जिसने रोटी फेंक दी थी अपने पिता के पास आया। पिताजी, यह रोटी कैसी भी है, मुझे दे दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर मुझे रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। हाँ पिताजी, रोटी दे दो। सुखिया ने तड़पते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। अरे मेरे बेटे, रो मत मेरे बेटे। सुखिया ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, हम तैयार हैं। हम किसी भी तरह से अपने अपने पेट की आग बुझाना चाहते हैं। हाँ, और मैं भी। कुछ ही देर में सारा गांव उस खंडहर से सूखी रोटियां उठाने लगा और उन्हें ऐसे खाने लगा जैसे उनके सामने कोई स्वादिष्ट व्यंजन परोसा गया हो। आदित्य यह दृश्य देख रहा था। मैना पक्षी उसके कंधे पर बैठी थी। आदित्य भिखारी के पास पहुंचा। देखा तुमने, यह होती है रोटी की कीमत। वही गांव वाले जो इन्हीं रोटियों को बेकार समझते थे और मुझे दे देते थे, आज यही रोटियां कैसे खा रहे हैं। देखो देखो। हाँ, अब मैं समझ गया। लेकिन बाबा, आखिरकार आप हैं कौन? भिखारी मुस्कुराया। तभी मैना पक्षी उड़ती हुई भिखारी के कंधे पर जा बैठी। मैना पक्षी और वो भिखारी रंग बिरंगी चमक में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ही क्षणों में वो मैना पक्षी एक स्त्री में बदल जाती है और वह भिखारी सेठ गुर्जर सिंह में। यह देखकर आदित्य और सारे गांव वाले चौंक जाते हैं। मुखिया दौड़ते हुए आता है। अरे, ये तो हमारे गांव का सेठ गुर्जर सिंह और उनकी पत्नी है, जो बरसों पहले रिश्तेदार की शादी में गए थे लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आए। सुखिया चाचा भी दौड़ते हुए आते हैं। सेठ जी, आखिरकार ये क्या रहस्य है? सेठ गुर्जर सिंह मुस्कुराते हुए सबकी ओर देखते हैं। मैं बताता हूँ। बरसों पहले मैं सेठ गुर्जर सिंह अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी में रिश्तेदार की शादी से लौट रहा था। हमने सोचा कुछ देर तालाब के किनारे बैठकर आराम कर लेते हैं और खा पीकर फिर चलते हैं। हम दोनों बैलगाड़ी से उतरकर तालाब के किनारे बैठ गए और रोटी सब्जी निकालकर खाना खाने लगे। भोजन के बाद मेरी पत्नी बची हुई रोटियां झाड़ियों में फेंक देती है। तभी वहां एक साधु आ जाता है और बोलता है, यह तुम क्या कर रही हो? तुमने जो रोटियां फेंकी हैं वह पाप है। मैंने कहा, हमारा पेट भर चुका है, अब हमें रोटियों की कोई आवश्यकता नहीं और वैसे भी गांव तक पहुंचते पहुंचते यह सूख जाएंगी।
यह सुनकर साधु क्रोधित हो गया और बोला, जिस जंगल में तुम जा रही हो वहां तुम्हें सैकड़ों लोग मिलेंगे जो भूखे होते हैं। तुम यह रोटियां उन्हें देकर पुण्य कमा सकते थे। फिर मैं घमंड आकर बोला, तो इसमें हम क्या करें? क्या हमने उन्हें रोटियां खिलाने का ठेका ले रखा है? फिर साधु ने कहा, समझ गया, तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम्हारा मन घमंड से अंधा हो चुका है। रोटी की कीमत, रोटी की कीमत। रोटी अनमोल होती है और यह कीमत तब समझ आती है जब कोई कई दिन से भूखा हो और उसके सामने एक सूखी रोटी हो जो उसकी जान बचा सकती हो, लेकिन वो रोटी भी इतनी आसानी से ना मिले। और जब तक तुम दोनों रोटी की कीमत नहीं समझोगे तब तक तुम श्रापित रहोगे। और हम उस साधु के श्राप से भिखारी और मेरी पत्नी एक मैना पक्षी में बदल गई। हम दोनों अपने बदले हुए रूप को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। हमें रोते देख साधु को हम दोनों पर दया आ गया और बोला, दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुम्हें अपने श्राप का अंत स्वयं करना होगा। बरसों बाद तुम दोनों अपने गांव पहुंचोगे। उस समय वहां आदित्य नाम का एक बालक जन्म लेगा जो एक एक रोटी के लिए तरसेगा। जिस तरह तुमने रोटी झाड़ियों में फेंकी थी, उसी तरह से तुम्हारे गांव का कोई बच्चा भी रोटी झाड़ियों में फेंकेगा और आदित्य भूख से तड़पता हुआ उस रोटी तक पहुंचेगा। नियति तुम्हें उस रोटी तक उसे पहुंचाने के लिए विवश करेगी। तुम्हें अपना रहस्य तब तक किसी को नहीं बताना है जब तक तुम पूरे गांव को रोटी की कीमत का एहसास न करा दो। हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के PYQs जो कि 2021 के 5 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को आज देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और आर्गन में एक्वेरिया गैस कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑर्गन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये सभी जो है 5 जनवरी को पूछे गए प्रश्न है, 5 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और क्या था? ये था कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को कहा जाता है स्वपोषी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो इसका जो आंसर है वो है डेंड्राइट्स, जो है इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अमाशय या पेट को अम्लता से रक्षा कौन करता है? यानी कि जो अमाशय या पेट होता है उसकी जो है अम्लता जो होती है उससे रक्षा कौन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है म्यूकस, यानी कि म्यूकस जो है रक्षा करता है पेट या अमाशय की। नेक्स्ट क्या था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आंसर था वो था जेम्स ऑथर गोसलिंग। जेम्स ऑथर गोसलिंग ने क्या किया था कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किया था। चलिए, अब नेक्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। देखिए, सब जितने भी ये प्रश्न लिए गए हैं ये लिए गए हैं साइंस के। अब नेक्स्ट शिफ्ट में देख लेते हैं कि साइंस किस तरह के प्रश्न आए थे। ये है 8 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और इसमें प्रश्न था कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है? तो इसमें जो है इसका जो आंसर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? इसे पूरा देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है जाइलम। यानी कि जाइलम क्या करता है कि जड़ से पत्तियों में जल को ले जाता है।
और फ्लोएम क्या करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण से जो पेड़ पौधों के लिए जो भोजन बनता है, जो बनती है, तो उससे क्या होता है, वो फ्लोएम क्या होता है पूरे वृक्ष में जो है, पेड़ में उसके जो पहुंचाता है, जो जो खाना या भोजन, पेड़ का भोजन होता है, उसे पूरे वृक्ष की शाखाओं में पहुंचाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भोजन के पाचन में सहायक है। तो भोजन के पाचन में जो सहायक होती हैं वो होती हैं लार ग्रंथियाँ। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर, इन तीनों को क्या कह सकते हैं। तो इन तीनों को हम कह सकते हैं मापक यंत्र, यानी कि तीनों ही मापक यंत्र होते हैं। जो अल्टीमीटर होता है, बैरोमीटर होता है या फिर थर्मोमीटर होता है, ये सभी तीनों के तीनों क्या करते हैं, इनसे कुछ न मापते हैं। जैसे बैरोमीटर दाब का मापक यंत्र होता है, थर्मोमीटर से क्या नापते हैं, हम तापमान नापते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है। तो जो कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है वो किया जाता है बाइनरी में, यानी कि 0,1 के उसमें, ये बाइनरी नंबर होते हैं। इसमें जैसे 0 और ये बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। तो कंप्यूटर में यही दो नंबर चलते हैं, उसमें ना तो 2, 3, 4 इस तरह से कोई डिजिट नहीं होती है, उसमें सिर्फ 0 और 1 होता है, और इसी पर जो है कंप्यूटर वर्क करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कार्बन के अपरूप कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है हीरा एवं ग्रेफाइट। तो हीरा एवं ग्रेफाइट क्या होता है कि कार्बन के ये अपरूप होते हैं, यानी कि इनमें कार्बन उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि 2,8,7 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2,8,7 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है क्लोरीन का। चलिए अब नेक्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है कि धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। ये 8 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है और इसका प्रश्न धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है। तो धनावेशित जो आयन होता है उसे कहा जाता है केटायन। तो धनावेशित आयन को केटायन कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के अणु में कितने, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। चलिए पेज के स्टार्टिंग में चलते हैं। ये है कि जो ओजोन के अणु में जो ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ओजोन में, वो पाए जाते हैं 3, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट है कि किसी कोशिका का 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है द्विखंडन। तो जब किसी जो कोशिका का जब 2 भाग में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का जब निर्माण होता है तो वो कहलाता है द्विखंडन, यानी कि 2 जगह बट जाता है, तो उसे कहते हैं द्विखंडन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रबड़ के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है। तो रबड़ के बल्कनाइजेशन में प्रयुक्त होता है सल्फर। नेक्स्ट है कि नोबेल गैस हैं। तो नोबेल गैस होती हैं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन या और रेडोन। ये सभी जितनी भी हैं ये नोबेल गैस होती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है 9 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, और ये है कि खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है। तो इसका जो आंसर है वो है द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि मांसाहारी। तो खाद्य श्रृंखला में जो तृतीय पोषण स्तर पर जो उपभोक्ता होता है वो होता है द्वितीय उपभोक्ता, और ये द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो जो भारत का त्रिचरणीय नाभिकीय कार्यक्रम है इसके जनक हैं होमी जागीर बाबा।
तो होमी जहांगीर भाभा नाभिकीय कार्यक्रम के जनक हैं। और नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो इसका जो आंसर है वो है विक्रम साराभाई। और नेक्स्ट ये आया था कि ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो जो ISP की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP की फुल फॉर्म होती है। और नेक्स्ट है कि डेंगवैक्सिया वैक्सीन किस बीमारी के उपचार में प्रयुक्त होती है। तो जो डेंगवैक्सिया जो वैक्सीन होती है वो होती है प्रयुक्त डेंगू में। तो ये डेंगू की वैक्सीन है। तो ये प्रश्न आया था। और नेक्स्ट है कि मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है। तो जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसके सबसे नज़दीक गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे नज़दीक होती है। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट देख लेते हैं। अब 9 की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न आए थे अब ये देख लेते हैं। इसमें है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जो घरेलू मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो उसका नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक हैं। तो जो AI होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके जो संस्थापक हैं वो हैं जॉन मैकार्थी। और नेक्स्ट है कि जीवों के शरीर की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो जीवों की जो संरचना एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में कितने डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं। तो जो MS एक्सेल होती है उसकी जो स्प्रेडशीट होती है उसमें 3 डिफ़ॉल्ट शीट होती हैं। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करता है वो होता है शीतलक यानी कि रेफ्रिजरेटर या फिर AC। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज और AC जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मुक्त करते हैं। इससे क्या होता है कि जो ये CFC होता है ओजोन परत को जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और नेक्स्ट है कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो BP ये एक संक्रामक रोग नहीं है क्योंकि ये छूने से नहीं फैलता है। संक्रामक रोग का मतलब होता है जो किसी के छूने से फैलते हैं तो वो संक्रामक रोग होते हैं, लेकिन BP छूने से नहीं फैलता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। ये है 1 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। और ये है कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शुरुआती और अंतिम कलर कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है बैंगनी एवं लाल। तो बैंगनी एवं लाल होता है। नेक्स्ट है कि बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है। तो जो अधिक हाई टेम्परेचर होता है वेरी हाई तो वो नापा जाता है पायरोमीटर से। यानी कि पायरोमीटर से उसे नापा जाता है जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस 2000 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस इस तरह का तापमान हाई टेम्परेचर जो है पायरोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट है कि BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है। तो जो BP के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो है सर्पगंधा। नेक्स्ट है कि एक एंटीवायरस है। तो जो इसका जो आंसर है वो है नॉर्टोन क्या है, एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज किस में विखंडित होता है। तो ग्लूकोज जो विखंडित होता है वो होता है पायरूवेट अणु में।
विखंडित का मतलब होता है टूटना। तो जो ग्लूकोज टूटता है वो टूटता है पाइरूवेट अणु में। नेक्स्ट है कि दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म है। तो जो ADSL की फुल फॉर्म होती है वो होती है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL की फुल फॉर्म होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है कि इसमें जो है शिफ्ट मिक्स हो गई हैं, पहली तारीख की अलग इस तरह से, लेकिन प्रश्न सभी कोई नहीं, हमें तो प्रश्न देखने हैं जी। हम नेक्स्ट शिफ्ट है 11 जनवरी की सेकंड शिफ्ट, और ये है कि वो भी सारे पहले वाले भी जिसपे 1 जनवरी लिखा था वो भी 11 की वो फर्स्ट शिफ्ट थी, और ये सेकंड शिफ्ट है, वहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो इससे आप टेंशन मत लीजिएगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है। तो ये अम्ल और क्षार में जो समानता होती है वो होती है कि दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि दोनों जल के विलयन में आयन उत्पन्न करते हैं, यही अम्ल और क्षार में समानता होती है। और नेक्स्ट है कि लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है। तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गति के नियम किसने दिए हैं। तो गति के जो नियम देने वाले थे वो थे न्यूटन। नेक्स्ट है कि जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं किस प्रकार की खेती है। तो जो किसान सिर्फ सब्जी उगाते हैं वो कहलाती है ओलेरीकल्चर। अब नेक्स्ट है कि कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। तो ये जो होती है ये होती है केस मेमोरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। तो इसमें जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं वो होते हैं 18। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है 12 की फर्स्ट शिफ्ट, और इसमें प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। तो जो ग्रीन हाउस गैस की प्रभाव के लिए जो जिम्मेदार गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम जो संश्लेषण करता है वो करता है प्रोटीन का। और नेक्स्ट है कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या है। तो जो कोबोल का फुल फॉर्म है वो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है कि तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो ये प्रश्न जो है एग्जाम में आता रहता है, आगे के लिए भी ये मोस्ट है। तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारों का टिमटिमाना एक प्रकाशीय घटना है, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।